हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हमारे पहले वीडियो को देखा होगा और उसको देखने के बाद में आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा सांद्रता के पद। ठीक है, आप सभी ने विलियन के प्रकारों को जान लिया कि विलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, सांद्रता के आधार पर और अवयवों की संख्या के आधार पर। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है कि इस जो पर्टिकुलर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे करके हम समझते हैं कि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता के पद क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंटेनर है, उसमें हमने सबसे पहले एक विलायक ए लिया, एक विलायक ए लिया, इसकी मात्रा मैं बोलता हूं कि 60 ग्राम है, और एक दूसरा पदार्थ लिया जो कि है विलय, इसे हम कहते हैं भी, इसकी मात्रा है 40 ग्राम। ठीक है, अब ये जो मात्रा है ये अभी की कंडीशन में हमें पता है कि हमने कितनी कितनी ली हुई है। अब हमारे साथ में क्या होगा आगे की सिचुएशन पे कि हमें ये चीजें ज्ञात करनी होगी। ठीक, तो ये तो हम पहुंच गए बहुत आगे। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछी जा सकती है कि मान लीजिए यहां पर अभी हमने दोनों चीजें काय में ली हैं, ग्राम में ली हैं। अब ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें कैसी हो, आपको लीटर में दी हो, मतलब जो कि आयतन वाली हो। तो जरूरी नहीं कि हर बार एक सी ही चीजें हो, अलग अलग भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमारा विलायक द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। अब द्रव्य को दो चीजों से नापा जा सकता है। सबसे पहले इसे द्रव्यमान के रूप में भी नापा जा सकता है और इसे आयतन के रूप में भी नापा जा सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए। जब किसी द्रव्य में, मतलब तरल में, द्रव्य से मेरा तात्पर्य यहां पर तरल से है, जब किसी तरल विलायक में या द्रव्य विलायक में ठोस विलय मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ठोस विलय मिलाया जाता है। तो ये जो मिलाने की प्रक्रिया होती है, ये जो मिलाने की प्रक्रिया होती है, इसे बोला जाता है विलीनीकरण। क्या बोलते हैं? विलीनीकरण। किसी द्रव्य विलायक में जब हम ठोस विलय को मिलाते हैं या ठोस पदार्थ को मिलाते हैं, तो जो मिलाने की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है विलीनीकरण। अब ये क्यों बताया मैंने आपको? ये इसीलिए आपको बताया गया कि अभी एनसीईआरटी में जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे, मतलब एमपी बोर्ड में जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे, काफी सारी चीजें अंदर से पूछी गई थी, तो ये अंदर का था। अब मान लीजिए कभी कभी ये भी होता है, अब आप एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे, कभी कभी क्या होता है, हम जब शरबत बना रहे होते हैं, जब एक गिलास पानी में 3-4 चम्मच शक्कर डाल दी जाती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घुलने की स्पीड बहुत ज्यादा धीमे हो जाती है। कुछ अणु घुल जाते हैं, कुछ अणु बीच में ही रह जाते हैं। तो जो बीच में अणु रह जाते हैं, तो क्या होता है कि विलायक और विलय के अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं और क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है कि विलयन के अंदर कभी कभी विलय के अणु विलायक के अणु के साथ संगुटन होकर अलग अलग हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीय करण। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय करण। अब आगे बढ़ते हैं। ये विलयन कितना अधिक गाढ़ा होगा या कितना अधिक तरल होगा, यानी कि कितना अधिक सांद्र होगा या फिर कितना अधिक तनु होगा। ठीक है, अधिक तनु का मतलब सांद्र ही होता है, मतलब कितनी मात्रा इसमें विलय की होगी और कितनी मात्रा विलायक की होगी। बेसिकली विलियन में यदि विलायक विलय की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है, तो हम उसे बोलते हैं सांद्र विलयन, और यदि कम है तो उसे बोलते हैं हम तनु विलयन। तो ये जो विलयन की प्रकृति है, विलयन कैसा होगा, तनु होगा या सांद्र होगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है? विलय के अणुओं पर। ठीक है, विलय के अणुओं पर यह निर्भर कर रहा है कि विलयन सांद्र होगा या तनु होगा। तो जब हम विलय की मात्रा विलयन में मिलाते हैं, जब हम विलय की मात्रा विलायक में मिलाते हैं, विलयन में नहीं मिलाएंगे, विलायक में मिलाएंगे, तो जब हम शुरू में मिलाते हैं हमें पता होती है, पर यदि कोई विलयन तैयार हो, आपके सामने एक प्रश्न हो, तो
हम जब भी विलयन में विलय की मात्रा ज्ञात करेंगे, जब भी विलयन में विलय की मात्रा ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के लिए जिन भी सूत्र या जिन भी पदों का उपयोग करेंगे, वही होगी सांद्रता का पद या सांद्रता को निर्धारित करने वाले पद। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि हमारा विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। क्या बोले हमने? विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। तो यहां पर जब विलयन के द्रव्यमान की बात आएगी, तो विलयन का जो भार होगा या विलयन की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? ठोस होगी। और ठोस चीजों को काय में नापा जाता है बेटा? किलोग्राम में। ठीक है। तो यहां पर जब हम इसमें ज्ञात करेंगे तो हम ज्ञात करेंगे द्रव्यमान के थ्रू, और द्रव्यमान में सांद्रता के पद में सबसे पहला जो पद आता है वो आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि द्रव्यमान प्रतिशत सिर्फ ठोस विलयनों के लिए हो। कभी कभी क्या होता है कि जो तरल विलयन है, जैसे कि हमारा जल, ठीक है, जैसे कि हमारे जल, इसकी ही मात्रा आपको ग्राम में दी होगी। जैसे कि बोला जाएगा 100 ग्राम जल या फिर 1000 ग्राम जल, इसमें 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज मिला दे, तो ग्लूकोज तो ठोस है, पर जो हमारा द्रव्य है उसकी मात्रा ग्राम में क्यों दी हुई है? या फिर जो हमारा ऑयल है उसकी भी मात्रा ग्राम में दी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव्य जो हमारा जल है, इसका आयतन ले लीजिए या द्रव्यमान ले लीजिए, यह हमेशा बराबर ही रहेगा। यदि आप बोलेंगे कि 1000 ml यानी कि 1 लीटर और 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, तो जल का द्रव्यमान और आयतन बराबर होता है। वही बात करें हम ऑयल की, जो आप आपके घर में यूज करते हो, वो 1 लीटर में यानी कि 1000 ml में 910 ग्राम होता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार जब भी द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो तो ठोस ही विलयन हो, ये भी हो सकता है कि द्रव्य विलयन हो, मगर जो वहां पर हमें सांद्रता का पद निर्धारण करने के लिए बोला है, उसमें जो मात्रा ली हुई है वो ग्राम में ली हुई है। ठीक है। अब क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? द्रव्यमान का मतलब वजन, प्रतिशत का मतलब 100। इतना याद रखो, द्रव्यमान का मतलब वजन और प्रतिशत का मतलब 100। अब वजन किसका? चूंकि हमें विलयन में विलय की मात्रा पता करनी है। पहले ही बोला था हमें विलयन में विलय की मात्रा पता करनी है। तो यहां पर दो चीजें आ गई, अब पहला विलय और दूसरा विलयन। तो विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, उसके अंदर एक और चीज आ गई, क्या? प्रतिशत। तो किसका प्रतिशत? तो इसी से एक परिभाषा निकल के आती है, साथ साथ लिखिएगा, ये होता है विलयन के, ब्लू पेन से लिखता हूं मैं ये, है ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। चलो ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर करेंगे। ठीक है। विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है। अब विलयन में दो चीजें होती हैं, यू नो दैट, फर्स्ट इज विलायक और दूसरा विलय। ठीक। तो यदि हमें विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? हम ए
प्लस बी को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, हमें प्राप्त हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। क्या ज्ञात हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। पर ये पूरे विलयन का हो गया, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 100 भार भागों में उपस्थित, 100 भार भागों में उपस्थित, या तो 100 ग्राम ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा इजी चलूंगा, मान लीजिए इस विलयन के हमने 100 भाग करे, कितने भाग करे, हम इस विलयन के 100 भाग करते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये 100 भार भागों में, 100 भार भागों में जो विलय का भाग होगा वही होगा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां से सिर्फ एक भाग उठाता हूं विलय का, हम विलयन का एक भाग उठाते हैं और इस विलयन के एक भाग में से क्या करते हैं, विलय का भाग ले लेते हैं, ठीक है। यदि सिर्फ हमें एक भाग उठाना है यहां का, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे एक भाग में, एक भाग में विलय होगा, ठीक है। आपसे ये प्रश्न है कि एक भाग में कितना विलय होगा, यहां पर एक भाग में कितना विलय होगा, आपने 100 भाग कर लिए, तो अभी सिर्फ हम एक भाग का ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो कैसे होगा, हम सीधे सीधे लिखेंगे, किस पे बात हो रही है, द्रव्यमान पे, तो यहां पर लिखेंगे आप विलय का द्रव्यमान, ठीक, बटे विलयन का द्रव्यमान, ठीक। ये हो गया सिर्फ एक भाग के लिए, ये जो हमने निकाला है ये सिर्फ एक भाग के लिए, पर हमें कितने के लिए चाहिए, हम जो बात कर रहे हैं वो हो रही है 100 भार भाग के लिए, है ना, 100 भाग या 100 भार भागों के लिए, हमें कितने भागों के लिए चाहिए, 100। अभी हमने जो निकाला वो सिर्फ एक भाग के लिए, तो ऐसे इस विलयन के 100 भाग हैं, तो सूत्र हमारा सेम रहेगा, सूत्र हमारा सेम रहेगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। चूंकि हम कितने भागों का लिए निकाल रहे हैं बेटा, 100 भागों के लिए, तो यहां पर आप कर दीजिए 100 का गुणा, तो यही होगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ये एक भाग के लिए हो गया। इसे आप ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्रवाह निकालने का सूत्र भी हमारा यही होगा। अब ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि आपको हर बार विलय का ही द्रव्यमान निकालना होगा, कभी कभी आपको विलायक का भी द्रव्यमान निकालना पड़ सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है आपको विलय का द्रव्यमान ना दिया हो, विलय का द्रव्यमान दिया हो और विलायक का द्रव्यमान निकालना हो। इसीलिए एनसीईआरटी बुक में यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है अवयव। क्या बोला गया है, अवयव का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, ठीक है। अवयव दो होते हैं, एक विलय दूसरा विलायक, एक कम मात्रा में एक ज्यादा मात्रा में, इसीलिए हम सिर्फ विलय की बात कर रहे हैं। तो एक भाग में ये हो गया, 100 भाग के लिए ये हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि विलयन का आयतन निकालने के लिए हमें दोनों का योग करना पड़ेगा, तो यहां पर आप a प्लस बी भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हिंदी वाला सूत्र भी लिख सकते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट में द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत। यहां पर जो हमारा विलयन था वो ठोस भी हो सकता है और वो द्रव्य भी हो सकता है, रीजन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर करा, क्योंकि जल, पानी हो या फिर ऑयल हो, कभी कभी हमें ग्राम में भी मात्रा उसकी दी जा सकती है। ये प्रश्न क्या बोल रहे हैं आपको, उस पर आपको देखना है। अब मैं कुछ चीजें यहां से मिटाऊंगा,
वो सिर्फ ये होगी कि हम यहां पर लिखेंगे हमारा दूसरा सांद्रता का पद, जो कि होगा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब मैंने आपको शायद सांद्रता के पदों की परिभाषा नहीं बताई है, तो सांद्रता के पदों की परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे कि विलयन में विलायक के अलावा विलय की मात्रा ज्ञात करने के लिए जिन भी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है सांद्रता के पद कहलाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आप लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका हमने शुरू में परिभाषा लिखी। अब दूसरा हम लिखेंगे क्या, आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के आयतन भागों की संख्या। यहां पर जो हमारा विलयन है उसकी अवस्था हम ये सोचते हैं कि वह तरल होगी, वह पूर्ण रूप से लिक्विड होगी, ठीक है, क्योंकि लिक्विड को ही आयतन में मापा जा सकता है। तो सेम हमारा वही रहेगा कि हमें यदि आयतन ज्ञात करना है किसका, विलयन का, तो हम ए और बी यानी विलायक और विलय को जोड़ देंगे, सिर्फ यहां पर हम बदल देंगे विलयन का आयतन। यहां पर भी बात वही हो रही है कि विलयन के 100 आयतन भागों में, ये हमारा विलयन है, हमने 100 आयतन भाग ऐसे डब्बे डब्बे इसलिए बनाए ताकि आपको समझ में। तो यदि हम एक का ज्ञात कर ले, हम सिर्फ एक का ज्ञात कर ले, तो हमें बाकी का पता हो जाएगा। तो जहां जहां द्रव्यमान था, जहां जहां द्रव्यमान था वहां वहां आप आयतन कर सकते हैं, जहां जहां द्रव्यमान था वहां वहां आप आयतन कर सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे आयतन, यहां पर भी आप लिखेंगे आयतन। ठीक है। अब ध्यान रहे, इस वाले प्रतिशत को आप कुछ इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, वॉल्यूम आउट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और उस वाले को दर्शा सकते हैं आप डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो उसे कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इसे वी बाय वी, मतलब दोनों ही चीजें कैसी हैं, तरल है। तो ये आपका सूत्र हो गया। एक भाग के लिए आपने ये वाला सूत्र लगाना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चूंकि हम 100 बार आयतन भागों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ गया। ये जो निकलेगा यही होगा हमारा आयतन प्रतिशत का सूत्र। आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि वी बटे वी ए प्लस वी इंटू 100, यहां पर आप लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत। ये वाला सूत्र भी कुछ जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। ये था हमारा आयतन प्रतिशत। अब सिचुएशन नंबर 3, जो कि आपको ये बोली जा सकती है कि आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में ये होगा कि हमारा जो विलयन है उसकी अवस्था द्रवीय है, मतलब विलायक की प्रकृति द्रवीय है, पर जो उसमें विलय पदार्थ है वो ठोस है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है। तो हम ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, जो जैसा दिया है उसे वैसा ही लिखेंगे। हमें विलय कैसा दिया है, विलय हमें ठोस दिया है, और ठोस को काय में नापा जाता है, वेट में। तो यहां पर बात होगी विलय के द्रव्यमान की, यहां पर बात होगी विलय के द्रव्यमान की, और यहां पर भी बात हो जाएगी किसकी, विलय के द्रव्यमान की। यहां पर सीधे सीधे आप लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, और जो हमारा सूत्र होगा वो होगा कि विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या ही द्रव्यमान आयतन, इसके बीच में कर दीजिएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। पहले वाले में आयतन कर लेना जहां मैंने द्रव्यमान किया था। सिमिलरली सूत्र हमारा यही होगा, विलयन का आयतन वही होगा, ए और बी को आप जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहां पर शुरू में द्रव्यमान लिख लीजिएगा। यह हमारा सांद्रता का तीसरा पद हो गया।
उदाहरण फिर से देखो कि जब भी आपको प्रतिशत की बात आएगी तो ध्यान रखना आपको विलयन के 100 भाग करने हैं, उसमें एक भाग में जो विलय की मात्रा उपस्थित होगी उसी को आप मान लीजिएगा कि हमने एक भाग का प्रतिशत निकाल लिया, एक भाग का विलय, एक भाग में विलय की संख्या निकाली, प्रतिशत नहीं निकालना, एक भाग में कितना विलय है वो निकालना। अगर आपका उद्देश्य एक भाग में विलय कितना है वो नहीं निकालना, आपको पूरे विलयन में विलय का कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो कितना प्रतिशत है उसके लिए हम किसका गुणा कर देते हैं, 100 का, क्योंकि हमने 100 भाग की बात करी है। तो जैसे ही 100 लगता है आप किस पे आ जाते हो, आप आ जाते हो बेटा, आप आ जाते हो आयतन पे, आप आ जाते हो किस पे, प्रतिशत पे, आयतन पे नहीं, आप आ जाते हो प्रतिशत पे। ठीक है, ये वाला सूत्र यहां पर लगेगा, फटाफट से सारी चीजें नोट कर लो। अब जब हम आगे बढ़ेंगे सांद्रता के पद पे तो हम पढ़ते हैं क्या, मोलज। मोलज ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज की बात कर रहे हो, आपको कुछ चीजें ऐसी दी होगी कि जिनका आपको अणु से बात करनी होगी, मतलब कितने अणु दिए हुए हैं और उसकी ग्राम में मात्रा कितनी है। ये हम ये नहीं कह सकते कि विलयन ठोस है, द्रव्य है या गैस है। ठीक है, हमारा विलयन ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मुख्य रूप से जब ऐसी कोई बात आए, मोल अंश की बात आए, तो मुख्य रूप से हमारा जो विलयन है या तो वो द्रव्य होगा या तो वो गैस होगा। तो नाउ आप जो हेडिंग डालेंगे वो आपकी हेडिंग होगी मोल अंश। ठीक है, आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी मोल अंश। तीन हेडिंग, तीन चीज हम पढ़ चुके हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है सांद्रता के पद के अंदर मोल अंश। ध्यान रहे, आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जितनी भी चीज मेंशन होगी हम उसी पे बात करेंगे। एनसीईआरटी पे नॉर्मलता और फॉर्मलता नहीं है, मैं उसे कवर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, पर जो भी बच्चा चाहता है कि नॉर्मलता और फॉर्मलता उसे सीखना है, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, तभी जाके हम नॉर्मलता और फॉर्मलता कवर करेंगे। ठीक है, विलयन में विलय के जितने भी भाग होते हैं या जितनी मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता। और इन सांद्रता के पदों को जिन भी माध्यम से हम ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं, सांद्रता के पद। ठीक है, विलयन कितना ज्यादा अधिक गाढ़ा होगा ये किस पर निर्भर करता है, विलय के अणुओं पर। ठीक है, विलयन कितना ज्यादा पतला होगा ये भी किस पर निर्भर करता है, विलय के अणुओं पर। ठीक है, तो जिन भी माध्यमों से विलयन के अंतर विलय की मात्रा को ज्ञात किया जाता है वही होते हैं सांद्रता के पद, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अब हमारा चौथा सांद्रता का पद जिसका नाम है मोल अंश, जिसका नाम है क्या, मोल अंश। ठीक है, विलयन इसमें ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मुख्य रूप से जब विलय के मोलों की बात आएगी तो यहां पर बात होगी मुख्य रूप से, जो मैं सोचता हूं कि विलयन हमारा द्रव्य होगा या फिर गैसीय होगा। ठीक है, तो अब मोल अंश की परिभाषा हम देखते हैं कि क्या होगा। विलयन में उपस्थित विलय के मोल एवं विलयन के कुल मोल, कुल मोल का अनुपात ही मोल अंश कहलाता है। मोल अंश कहलाता है, इसे स्मॉल एक्स से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विलयन में उपस्थित विलय के मोल एवं विलयन के कुल मोल का अनुपात ही क्या कहलाता है बेटा? मोल अंश। फटाफट से ये वाली परिभाषा नोट करो, इसके बाद में मैं तुम्हें लिखवाता हूं इसका सूत्र। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या या फिर विलय में उपस्थित कुल मोल एवं विलयन के कुल मोलों का अनुपात ही कहलाता है मोल अंश। ठीक है, अब समझते हैं, ध्यान से देखो क्या होगी इसकी परिभाषा। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा विलयन के कुल मोल। ठीक है, मोल के लिए यहां पर आपको जो एक शब्द देखने को मिलेगा वो होगा स्मॉल एन। ठीक है, तो जब हमें विलयन के मोल ज्ञात करने होंगे, विलयन का पूरा मोल ज्ञात करना होगा, तो हम ये करेंगे एन ए प्लस एन बी, ये होगा विलयन का कुल मोल। ठीक है, यही सूत्र आप लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। इससे क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें विलयन का कुल मोल। पर हमें विलयन का कुल मोल नहीं ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है मोल अंश। तो यहां पर आप लिखेंगे x, यानी कि मोल अंश बराबर होता है, बराबर क्या होगा? एन वी यानी विलय के मोल बटे एन ए प्लस एन वी। ये हो गया हमारा सूत्र। हिंदी में भी लिख देता हूं कॉमा लगा के कि मोल अंश यहां पर आएगा, मोल अंश बराबर होगा विलय के मोल बटे विलयन के मोल। अब सर यहां तक तो ठीक है, मोल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, मोल ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है। ये जो हमने निकाला है, ये जो सूत्र हमने निकाला है, ये वाला है एक्स वी के लिए। ठीक है, हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात कर रहे हैं विलय के मोल अंश। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत में हमने हर बार विलय के लिए निकाला था, हो सकता है आपको विलायक के लिए भी निकालने के लिए आ जाए। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो विलय के मोल अंश के लिए बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ विलय के लिए बात हो सकता है विलायक के लिए भी बात हो। तो विलायक के लिए जब भी बात हो तो आप ये कह सकते हैं कि एन ए बटे होगा एन ए प्लस एन वी के। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विलायक के मोल अंश यानी कि एक्स ए बराबर होगा विलायक के मोल बटे विलयन का मोल। ठीक है, ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आगे इससे बनेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब मोल ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो भी ध्यान से देख लो। यदि आपको किसी का भी मोल ज्ञात करना है, यानी किसी का भी एन ज्ञात करना है, तो आप ये करेंगे कि आपको उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको विलय के मोल ज्ञात करने हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणु भार। ध्यान रहे, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसे कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसे कुछ दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए आपको विलय के मोल ज्ञात करना है, यानी कि एनबी ज्ञात करना है, तो इंग्लिश में मतलब शॉर्टकट में कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा होगा एनबी बराबर होगा डब्ल्यू बी बटे एम बी के। और ये एम बी ध्यान दो, ये एम बी आपको आगे बहुत परेशान करेगा 4 नंबर के, इसलिए इससे प्रश्न बनेंगे जब आप अणु संख्या के गुणधर्म पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो यहां पर सूत्र याद रखना कि मोल बराबर होता है, जैसे कि आपको किसी का भी मोल ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान बटे अणु भार, द्रव्यमान बटे अणु भार। ठीक है, अब द्रव्यमान कैसे होगा? द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया होगा। ठीक है, द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया होगा। कैसे दिया होगा? सपोज करो कि 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल,
तो यहाँ पर जल का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, जल का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। अब अणुभार कैसे ज्ञात करोगे? अणुभार ज्ञात करोगे आप ऐसे, उसमें ये देखो कि जल में किस किस के अणु हैं। तो जल में दो चीज है, एक H है, H2 है और O है। तो H2O है। तो यहां पर H का परमाणु द्रव्यमान कितना है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो H यहां पर कितने हैं बेटा? 2 है। H का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 परमाणु द्रव्यमान ये हो गया। और हाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी की पूर्ति करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उससे होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? हाइड्रोजन से। तो परमाणु क्रमांक आपको मैंने बता दिया 8, परमाणु क्रमांक का दुगना, परमाणु क्रमांक का दुगना कर लीजिए, वही होता है परमाणु द्रव्यमान। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहां पर पानी का जो अणु भार होगा वो होगा 18। पानी का जो अणु द्रव्यमान होगा या अणु भार होगा वो 18 होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा, जब भी आपको, जो मैंने आपको लाइन बोली थी कि 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम जल का मोल कितना होगा, तो आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है द्रव्यमान और उसके नीचे आपको क्या लिखना है? अणु भार। कुछ इस प्रकार से आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, क्या इतना आप कर पाएंगे बेटा? यदि हाँ, तो आप पूर्ण रूप से ये चीज समझने के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, नो मैं अब मिटा लेता हूं कि अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता चल गया होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है, यहीं पर आके बच्चे अटकते हैं। तो ये रहा, हमने एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से आपको समझ लिया कि मोल कैसे ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान बटे अणुभार कर दीजिए, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, और वो क्या है? आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए किसी भी यौगिक का, किसी भी तत्व का। यदि आपको सिर्फ तत्व का पता है तो आप यौगिक का निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल अंश। ठीक है, विलायक के लिए भी और विलय के लिए भी प्रश्न बहुत सारे आएंगे, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज जो आपको नोट करनी है कि विलय के मोल यानी कि XV, देखो ये X से XV परिवर्तित हो सकते हैं, आपको बस यहां पर ही लिख लेना है कि आप किसे क्या मान रहे हैं। तो XV और XA बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये हमेशा एक ही आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है प्रश्न कि यदि हम विलय के मोल और विलायक के मोल का योग करें, सॉरी गलत हो गया, कि यदि हम विलय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश का योग करें तो कितना आएगा? तो द आंसर इज 1। ये सूत्र लिख के रख लेना, क्योंकि ये सूत्र अभी हमें आगे बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि विलय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश का योग 1 होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे सूत्र में जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। फटाफट से इतना नोट करो, बता दो, मोल अंश एक विमाहीन राशि है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि मोल अंश कैसी राशि है, तो विमाहीन राशि है। दूसरी चीज, मोल अंश का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो एक ही होगा और पूर्णांक अंकों में एक ही होगा। ठीक है, XA और XB का योग 1 होता है। इसके अलावा मोल अंश ऋणात्मक नहीं हो सकते और मोल अंश एक विमाहीन राशि है। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे PPM, मोललता, मोलरता। ठीक है, बाकी यदि आप चाहते हो नॉर्मलता और फॉर्मलता भी समझना, और शक्ति, ठीक है, शक्ति में कवर करवा दूंगा। ये 2-3 चीजें जो रह गई है वो अगले वीडियो में कवर होगी। ऐसे ही धीरे धीरे हम चलेंगे, ज्यादा फास्ट चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहना, और जिस बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत है वो हमें मैसेज कर दीजिएगा, नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस
एग्जाम पेपर, इन सब चीज के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सांद्रता के जो कुछ पद रह गए उनकी हम पूर्ति करेंगे। उसके बाद में सांद्रता के पद से जो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन पर भी प्रकाश डालेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे, उन्हें सॉल्व करके देखेंगे, ताकि सब चीज आपको धीरे धीरे से बनने लगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा और सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, राधे राधे।